हेलो फ्रेंड्स। तो अपन आज अपना न्यू चैप्टर है, ठीक है। अभी तक जो भी आप पढ़ते हुए आए हो, जस्ट पीछे पीछे हमने क्या पढ़ा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद अपना दिया है इवोल्यूशन। जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन क्यों दिया हुआ है? उसका बेसिक रीज़न था कि साइंटिस्ट लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब ये रिसर्च कर रहे थे, देखो कभी भी कोई भी रिसर्च होती है ना, अब डायरेक्टली कोई ओरिजिन के बारे में रिसर्च नहीं करता। पहले धीरे धीरे अपन प्रोटीन्स को समझते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को समझते हैं कि कौन क्या है पहले, देन उसके बाद फिर आते हैं अपन कहाँ पे? ओरिजिन में, ठीक है। जब पहली बार जब आप पैदा हुए थे, जो समझना, जब आप पैदा हुए थे तो आते ही साथ ये नहीं बोल रहे थे कि मेरे को कौन पैदा किया, मेरे को कौन पैदा किया, बिल्कुल नहीं। पहले आप खाना खाना सीखे, ये सीखे, बीच में छोटी छोटी चीज़ सीखे। जब यहाँ तक सीख गए उसके बाद पता चला कि हाँ, मम्मी और पापा के थ्रू हम लोग जनरली इस अर्थ में हैं। तो वैसे इंसानों के साथ भी था, इंसान डायरेक्टली ओरिजिन के बारे में ना पढ़ करके छोटी छोटी चीज़ें के बारे में पढ़ रहे थे। जब उनको फाइनली समझ में आया कि ये पूरा अर्थ है और अर्थ का ओरिजिन अगर समझना है तो अपने को एक थ्योरी की, यानी हम खुद कैसे इवॉल्व हुए, है ना, हम खुद कैसे बने, इसके लिए नया जो चैप्टर दिया गया वो कौन सा था? इवोल्यूशन। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है? इवोल्यूशन। जब भी हम इवोल्यूशन करते हैं तो ऐसे मत समझना, जैसे अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, एकदम से समझने की कोशिश मत करना। अपन स्टार्ट करते हैं एकदम तब जो हमें भी कुछ ना पता हो, है ना, हमें खुद को कुछ ना पता हो, वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो लाइक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व करना, ठीक है। इवॉल्व यानी कुछ चीज़ ऐड ऑन करना, है ना, और डेवलप करना। इवोल्यूशन का मतलब ही क्या है? एक तरीके से इवोल्यूशन का मतलब ही क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है। और डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस समझना इस इवोल्यूशन, ठीक है। यानी अगर अपन क्या समझने आ रहे हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है इवोल्यूशन का डेवलपमेंट प्रोसेस। हम ये समझने वाले हैं। जब हम किसी डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने वाले हैं तो उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन उठ के आता है, एकदम स्टार्टिंग, कब? एरिस्टोटल के समय पे। अगर आपको याद होगा तो किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। तो एरिस्टोटल के समय से ये चले आ रहा है यार कि आखिर इस अर्थ में लाइफ कैसे आया, लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। जब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि कैसे लाइफ फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि हम तो लिविंग थिंग है ना, तो क्या लिविंग थिंग कैसे फॉर्म हुआ होगा, है ना। तो वो सब छोड़ो कि कब कौन क्या आया, सबसे पहले यही क्वेश्चन दिमाग में आया कि लिविंग थिंग कैसे है। तो इसके लिए ना स्टार्टिंग टू एंड नए नए साइंटिस्ट नए नए थ्योरी दे रहे थे, है ना। तो सबसे पहला इसी के बेस पे अपन लिखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट हेडिंग रहेगा अपना, फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। क्या रहेगा? डिफरेंट क्रिएशन methods on life cycle, लाइफ, ठीक है ना। ये अपना एक हेडिंग है जिसमें से अपन का फर्स्ट क्या करते हैं? सबसे पहला कि अगर कोई भी चीज़ इस अर्थ में आएगा तो पहले के साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं? जनरली आप भी क्या मानते हो कि यार कौन बनाया होगा? कोई एक एलियन होगा, कोई भगवान होगा, कोई गॉड होगा, इसी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट अपना था अपन सेल्फ क्रिएशन बोल सकते हैं, या फिर स्पॉन्टेनियस क्रिएशन बोल सकते हैं, या स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलेंगे? स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। क्या दिया गया? फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो पहला था स्पेशल
क्रिएशन, यानी साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार क्या बोला कि हमारे इस अर्थ का फॉर्मेशन एक लिविंग फॉर्मेशन एक स्पेशल क्रिएशन है, मतलब किसी किसी गॉड के रिलेशन पे है। यानी अगर गॉड हो, ठीक है ना, क्राइस्ट हो, ठीक, या फिर अल्लाह हो, ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी इनमें से कोई भी एक स्पेशल क्रिएशन हो सकता है जो क्या बनाया हो, इस अर्थ को फॉर्म किया हो। किसको? इस अर्थ को क्या किया हो, फॉर्म किया हो, और इसी के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को भी इन लोगों ने फॉर्म किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमें प्रूफ नहीं मिलता, है ना, हमें क्या नहीं मिल पाता, इसका प्रूफ नहीं मिल पाता, यानी कोई प्रूफ नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान लें, है ना, कि हमें इन तीनों ने नहीं बनाया है, ठीक है ना, हमें किसने बनाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था क्या, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। क्या? पैनस्पर्मिया। अब थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या था? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया पहली बार एक ऐसा थ्योरी था जो थोड़ा बहुत मानने लायक था, मतलब हम थोड़ा सा अज्यूम कर सकते थे। तो पैनस्पर्मिया कुछ खास नहीं था। पैनस्पर्मिया मेथड में बस इतना था कि भैया इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में पूरी जो लाइफ हुई है वो इट्स सेल्फ हुई है। क्या? इट्स सेल्फ, यानी इसको बनाने वाला कोई नहीं है, इसको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है, ये पैदा भी खुद होता है और ख़त्म भी खुद होता है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में ऐसा था कि वाओ ये बात तो सही नज़र आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो सही नज़र आ ही रही है। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं यार, नार्सिसिस्ट या फिर भगवान को मानने वाले, ठीक है। एथिस्ट होते हैं और क्या होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। भगवान को नहीं मानना है, भगवान को मानना है। तो ये दो थ्योरी थी, एक पहला स्पेशल क्रिएशन भगवान को मान रहा था, एक पैनस्पर्मिया जो भगवान को भी नहीं मान रहा था, किसी को नहीं मान रहा था। तो ये बोला कि इट सेल्फ, दुनिया में जो भी चीज़ आई है वो इट सेल्फ आई है, खुद से आई है, कुछ नहीं है। लेकिन इसका भी प्रूफ है क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, नहीं। तो इसके बाद अलग थ्योरी दी गई। नहीं, एक और चीज़ बता देता हूँ, जब इस सेल्फ और इसके बीच में बहस चल रहा था उस समय एक और थ्योरी जनरेट हो रही थी जिसको आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो थ्योरी लड़ाई कर रही है कि भगवान ने बनाया, नहीं बनाया भगवान ने, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहा था। तो अपने को प्रैक्टिकल ज़रूरी है, क्योंकि हाँ साइंस स्टूडेंट हो, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक थ्योरी निकल के आई जिसको बोलते हैं अपन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या था, इन्होंने भी कुछ खास ना कहा, इन्होंने भी इसी को, ध्यान से देखना, ये वाले क्रिएशन को गलत बोल दिया गया, ठीक है, इट सेल्फ सही माना गया, करेक्ट, बट नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ने किस मेथड को, पैनस्पर्मिया को ही किया, लेकिन किससे, प्रैक्टिकल। अब इसने कैसे किया, अब ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल के उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, ठीक है, एक जार लिया, इसमें कोई डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख दिया, यानी एक जार लिया, उस जार में किसी लिविंग, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख दिया, ठीक। अब किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा और ओपन कंटेनर में रखा या फिर इसको ढक के रख दिया, नॉर्मल, है ना, नॉर्मली इसको क्या किया, कवर करके रख दिया एकदम नॉर्मल। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि इसके अंदर क्या जनरेट हो गए, इसके अंदर क्या जनरेट हो गए, इसके अंदर इस डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा यहाँ पर कई छोटे 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 बैक्टीरियाज आ गए। कौन आ गए, बैक्टीरिया, कौन आ गए,
बैक्टीरिया। तो एक चीज़ समझ में आया, एक डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या जनरेट हो गया, बैक्टीरिया। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये बोलता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अगर मैं उसको छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है ना। ऐसा इन्होंने माना, है ना। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक और इसी चीज़ को फुलफिल करते हैं, क्या बोलता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी चीज़ को फुलफिल करके क्या बोलता है कि देखो यार ये अपने आप हुआ है, इसका कोई भी क्या नहीं है, कुछ नहीं है। यानी इसी चीज़ को इन्होंने प्रैक्टिकल के बेस में समझाया कि ये स्पॉन्टेनियस, ये अभी तक चला आ रहा है नॉर्मल तरीके से, आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया तक? ठीक है। इसके बाद एक और थ्योरी निकल के सामने आती है जिसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस इसी के प्रैक्टिकल को दोबारा रिवाइज करवाए थे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने ये कहा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये बोलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुई है। यानी क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। किससे? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इसके लिए उन्होंने अलग अलग मेथड दिए, है ना। उन्होंने एक मेथड दिया कि भैया मैं एक कंटेनर, वही वाला सेम कंटेनर लूँगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखूँगा, क्या करूँगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, ओपन। दूसरा इन्होंने रखा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको क्या रखा, प्रॉपर क्लोज्ड। ठीक है, प्रॉपर क्लोज्ड। एक बात तो ओपन और क्लोज, तो यहाँ पर यहाँ से, हाँ यहाँ से वैक्यूम की तरफ पूरा गैस निकाल लिए, वैक्यूम, तो अंदर एयर बचा क्या, एयर खत्म हो गया, एयर बचा ही नहीं। जब इसके अंदर एयर नहीं रहेगा तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और ये ओपन था कि इसके अंदर क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। इसी तरीके को और तरीके से समझाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा आता है, याद रखना अभी तक जितना भी अभी आपने पढ़ा ये सब को आप उतना ज़्यादा भी कैरी नहीं करोगे, एग्जाम्स के लिए भी नहीं करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए भी इसको नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ना वहाँ से स्टार्ट होता है मेन। फर्स्ट थे हेल्डाने, क्या थे, हेल्डाने एंड ओपेरिन थ्योरी। देखो ओपेरन ओपेरिन जो थ्योरी था, हेल्डाने और ओपेरिन जो थ्योरी था वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। क्यों? याद रखना हेल्डाने और ओपेरिन बहुत ज़्यादा सही माने गए हैं इतने पूरे थ्योरी में, क्योंकि फर्स्ट वाला तो भैया नॉर्मल क्रिएशन की बात कर रहा है, स्पर्मिया बोल रहा है कि भैया इट सेल्फ हो गया है, स्पॉन्टेनियस बोल रहा है कि देखो यार इट सेल्फ ही हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस में ही जा रहा है। ठीक है, स्पॉन्टे अपने आप ही होगा, यानी इसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बायोजेनेसिस ने क्या बोला, देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा रोल है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तब दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, वो नहीं रहेगा तो दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहेगा। तो इन पूरे का कटाक्ष करते हुए, इस पूरे का कटाक्ष करते हुए नई थ्योरी आई हेल्डाने और ओपेरॉन थ्योरी। तो ओपेरॉन थ्योरी ने बोला कि ये जो थ्योरी है वो क्या है, एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स के कारण डेवलप होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स के कारण डेवलप होती है।
और ये एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स दो लोग के कारण बढ़ती है। पहला पहला बनता है यूवी रेस, जिसका सोर्स कौन है? सोलर सिस्टम। इसका सोर्स क्या है? सोलर सिस्टम। उसके बाद दूसरा क्या होता है? आप जानते हैं कि अर्थ में क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या आता है? बिजली। क्या होती है? बिजली। ठीक है। या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं कि इस अर्थ में पहला तो सनराइज देखो। अब ये फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है ये समझो कि जैसे हेल्डाने ने क्या बोला कि मेरे पास अगर कोई भी पौधा है, मेरे पास क्या है? एक पौधा है, और वो जो मेरे पास जो भी पौधा मिला है मुझे, ठीक है, वो क्या है? ज़मीन के अंदर है। तो हो सकता है कि सूरज की रोशनी जब पड़ती होगी और जो सीड्स होता है वो क्या करता होगा? वो धीरे से जर्मिनेट हो जाता होगा। यानी सनलाइट के आने पर ही फ्लावर भी क्या होता है? वो जनरेट हो जाता है। यानी फ्लावर खिलने का काम भी इसी से होता है। इसके बाद और क्या बोला कि यार जो पानी होता है वो भी वेपर बनता है, और यानी सूरज की रोशनी के कारण क्या हो रहा है? जो पानी है अपना, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के कहाँ जा रहा है? आसमान में जा रहा है। ठीक है ना, बादलों के बीच में जा रहा है, और फिर वहाँ से वो गिर रहा है, और फिर किसी प्लांट को पानी मिल रहा है, और सनलाइट के कारण वो क्या कर रहा है? वापस ग्रो कर रहा है। यानी ये किसके कारण होता है? किसी फिजिकल फोर्स के कारण हो रहा है। और ये फोर्स कौन है? यूवी। यानी पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पे। सन के बाद ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल यानी एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल जो शॉक मिलता है अपने को, ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो जनरेट होता है, इस इलेक्ट्रिक जनरेशन के कारण भी क्या होते हैं? गैस, यानी जैसे H2O2 N2, ठीक है, कार्बन, ये सब ना वर्क करते होंगे। अब इसका कंफर्मेशन नहीं था। क्या नहीं था इसका? कंफर्मेशन नहीं था इसका, बट ऐसा हेल्डाने ने सोचा, क्या ना? तो याद रखना, इसी वजह से हेल्डाने की थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई है अभी तक की। ठीक है, हेल्डाने एंड ओपेरॉन, ठीक, ओपेरेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ से सिर्फ क्या याद रखोगे? हेल्डाने एंड ओपेरॉन। ठीक है, यहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ? तो लिख सकते हो, मैं हटाता हूँ। ठीक, अब इधर देखो, ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। रुक जाओ, इससे पहले कहाँ तक पहुँचे थे अपन? फिफ्थ। सबसे लास्ट थ्योरी सिक्स्थ, जिसको बोला जाता है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। अब यूरे एक्सपेरिमेंट है क्या, आखिर समझना ना। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट क्या है? तो मिलर यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ किया। जैसे मैं कुछ चीज़ बना देता हूँ इसमें, ध्यान से देखना। ठीक है,
तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आपके बुक में ना अलग टाइप का डायग्राम बना होगा, लेकिन जो मैं डायग्राम समझा रहा हूँ वो सही है। अगर तुम्हें अपना एनुअल एग्ज़ाम्स में या ये सब बनाना है तो अपने बुक्स का बना सकते हो, लेकिन समझने के लिए मेरे इससे कर लेना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गैस सप्लाई यहाँ से करते हैं, और ये इस गैस के अंदर कौन कौन रहता है, कौन कौन सी गैस सप्लाई करते हैं। तो मिलर और यूरे ने क्या किया, इस तरीके से एक चैम्बर बनाया, और उस चैम्बर में 2 मिनट ना, वाटर सप्लाई, कंडेंसर, ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ से गैस सप्लाई कर रहा है, कौन कौन सा गैस कर रहा है, नाइट्रो अमोनिया गैस सप्लाई कर रहा है, ठीक। दूसरा मेथेन गैस सप्लाई कर रहा है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, और वाटर वेपर सप्लाई कर रहा है। ये सभी गैस गैस सप्लाई किए। जैसे ही ये 4 टाइप की गैस इसके अंदर सप्लाई करते हैं, तो ये पूरी गैस यहाँ से आते हुए यहाँ पर इकट्ठी होती है, डिपॉजिट होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर कौन कौन सी गैस देखने को मिलती है, तो ये पूरी गैस इसके अंदर देखने को मिलती है ना। अब यहाँ और यहाँ क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रिक शॉक जब जनरेट होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, बहुत सारी बिजली क्रिएट होती है, ठीक है। और इस बिजली के कारण यहाँ पर ये जितने भी दिख रहे हैं, इन लोग क्या बनते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को बोलते हैं एनालिन। यहाँ पर क्या होता है, इन लोग मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एलानाइन। क्या बनाते हैं, या फिर एस्पार्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये क्या है, एक तरीके का अमीनो एसिड, ठीक है। और वैसे यहाँ पर डिफरेंट यानी ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, यानी फर्स्ट बना अपन का एस्पार्टिक, दूसरा बना ग्लाइसिन, तीसरा बना, ये बना दूसरा, तीसरा बना कौन सा, एलानाइन। ये 3 तरीके के क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। और ये अमीनो जो एसिड बना, तो ये अमीनो एसिड कहाँ पे, ये गैस के फॉर्म में था, ये नीचे गया। जैसे ये नीचे की साइड की ट्रांसफ़र होता है तो कंडेंसर दिख रहा है। जैसे आप एसी में देखे होंगे, एसी के पास ऐसे ऐसे क्या लगे होते हैं, कंडेंसर लगे रहते हैं, जो कितनी भी गर्म एयर्स हो उसको क्या करता है, कूल करके भेजता है, राइट। वैसे यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर, ठंडे वाटर सप्लाई होते हैं, इसके कारण यहाँ पे जो भी गैस रहेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड होगा, और क्या होगा, यहाँ पर आकर के डिपॉजिट होगा। फिर यहाँ से प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ जा कर के यहाँ पे जाकर डिपॉजिट। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो मुझे प्रॉपर क्या मिला, फर्स्ट मिला एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। दूसरा मिलता है ग्लाइसिन, ठीक। तीसरा क्या मिला हमें, एलानिन, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, तो एक याद रखना, फिर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मुझे 3 टाइप के क्या मिले, ये पूरे के पूरे क्या मिले, बेसिक अमीनो एसिड। और यही अमीनो एसिड ये प्रूफ करता है कि किसी भी
किसी भी इनऑर्गेनिक गैनिक कंपाउंड से क्या फॉर्म हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ किए इस चीज से कि भैया इस अर्थ में प्रेजेंट होने वाले जितने भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसी से ही एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म होने का मतलब है भैया यहाँ पे कौन फॉर्म हो गया है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मटेरियल फॉर्म हो गया है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये बहुत ज़रूरी है। मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट ने बस इतना प्रूफ किया कि भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। इसके लिए हेल्प कौन किया था? तो याद रखना, हेल्डाने एंड ओपेरॉन। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे बेस्ड है? तो ओपेरॉन हेल्डाने के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है ये। बस इन्होंने क्या किया, इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है बस। समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक शॉक की देने का मतलब क्या था? क्योंकि हेल्डाने ने बोला था कि फिजिकल जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? यानी फिजिकल फोर्स जरूरी है। हम कहाँ से फोर्स लेके आते हैं? तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम लैब में बना सकते थे वो ये वाला था। इसलिए इसको, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे सही एक्सपेरिमेंट माना गया और बाद में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ में आया? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया? आया 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और क्या बन रहा है? अमीनो एसिड बन रहा है। और आपको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर बनाना है तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, टिक टिक टिक, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? यहाँ तक समझ में आया? पहला कौन सा था? स्पेशल क्रिएशन। दूसरा क्या था? पैनिस्पर्मिया। तीसरा क्या था? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चौथा क्या था? बायोजेनेसिस। पांचवा क्या था? हेल्डाने एंड ओपेरिन। उसके बाद छठवा क्या था? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। हेल्डाने ने एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स के बारे में बताया, ओपेरिन ने इसी प्रिंसिपल के बेस पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल यानी एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हो गया कि इनऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन्स बने हैं। सॉरी, देखो यहाँ पर जो अमीनो एसिड और ग्लाइसिन्स यानी पूरे के पूरे अमीनो एसिड बने हैं। अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अमीनो एसिड ही क्या फॉर्म करता है? क्या फॉर्म करता है? अमीनो एसिड ही प्रोटीन फॉर्म करता है। और इस अर्थ का पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये कंफर्मेशन मिल गया कि इनऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म हुए। तो सोच के देखो, अगर आप कोई नया चीज़ बता सकते हो तो ये भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट है क्या? तो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपन जस्ट स्टार्टिंग समझते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे करके कैसे फॉर्म हुई, धीरे धीरे कैसे इस अर्थ में आया। तो हम लिखने जा रहे हैं बी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अलग अलग तरह, मतलब फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मतलब है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास जिससे लाइफ फॉर्म हुई है। तो फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले कौन बना होगा? कौन बना होगा? कौन बना होगा? फॉर्मेशन। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्या बोल सकता हूँ? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ।
क्या आपको पता है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है? आपने 10th क्लास या फिर इसके पहले में थ्योरी पढ़ी होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रीज़न ये है क्योंकि ये एकदम डायरेक्टली एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, बस छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो पता होना चाहिए। क्या आप मिल्की वे जानते हैं? मिल्की वे जानते हैं आप? हाइड्रोजन एक्सप्लोशन जानते हो आप? नहीं जानते? तो देखो, आपने हाइड्रोजन बम का तो नाम सुना होगा, है ना, एटॉमिक, है ना, जैसे अभी वॉर चल रहा है तो बोल रहे हैं एटॉमिक वॉर करेंगे, एटॉमिक वॉर करेंगे, है ना, ठीक है, उड़ा देंगे सब चीज़। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ फॉर्म किस पे डिपेंड था? हाइड्रोजन एक्सप्लोजन पे बेस था। किस पे? हाइड्रोजन एक्सप्लोजन पे बेस्ड था, ठीक है। यानी ऐसा बोला गया कि ये अर्थ अर्थ नहीं था, एक पूरा कंडेंस्ड फॉर्म था हाइड्रोजन का। जब इसके अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशंस हुआ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और इस एक्सप्लोर के कारण एक चीज़ फॉर्म हुई जिसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे बनने से पहले बना था नेबुला। क्या बोलते हैं? जब भी एक्सप्लोजन होता है तो याद रखना फर्स्ट चीज़ बनता है नेबुला। क्या बनता है? नेबुला। और नेबुला टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो गया? मिल्की वे में, ठीक है। किस में? मिल्की वे। अगर आपने एक बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, इसी हाइड्रोजन एक्सप्लोजन को बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी यानी हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुआ और क्या बनाया? धीरे धीरे वो नेबुला बनाया। अब नेबुला बनाने का बेसिक रीज़न क्या था? नेबुला होता क्या है? तो याद रखना, जैसे एक ना कंची लो, बहुत सारी कंची, और उस कंची को ना आपस में चिपका दो, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, और एक गोल सा जार बनाओ, गोल, है ना, और उस गोल के ऊपर ना ऐसे गिरा दो। जैसे गिराओगे ना तो वो बिखर जाएगा थोड़ी टाइम के लिए, और कुछ समय बाद धीरे धीरे गोल गोल घूमता 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 बीच में वापस आके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सेम वैसे ही हुआ था नेबुला। नेबुला है क्या? जो एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोजन। मान के चलो ये कंडेंस्ड फॉर्म था। किसका? कोई भी लार्ज पार्टिकल था हमारे पास। क्या था? लार्ज पार्टिकल, और इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, इस हाइड्रोजन के प्रेजेंट होने के कारण ये जब एक्सप्लोड हुआ, ये क्या हुआ? फूटा। तो ये पूरा का पूरा कैसा बन गया? ऐसे बिखर गया पूरा। ठीक है, तो कोई ऐसा, कोई छोटे छोटे, कोई छोटे 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 पार्टिकल्स बन गए, तो दैट्स नेबुला, है ना। ये पूरे के पूरे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स, नेबुला। ठीक, और ये नेबुला क्या होता है? समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है? एक वे में आ जाता है, यानी ऐसे बीच में सन बना, फिर चारों तरफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। फिर नए नए क्या होने लग गए? नए नए क्या होने लग गए? फॉर्म होने लग गया। समझ में आया? इस टाइप का अलग अलग एक वे बनने लग गया, है ना, है ना। तो ये देखो कितना अरेंज्ड हो गया। ये अरेंज्ड है क्या? ये अभी अरेंज्ड है क्या? अरेंज नहीं है। तो दैट्स नेबुला। ये कौन है? मिल्की वे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेबुला और मिल्की वे। समझ में आया? तो बिग बैंग का एक्सप्लोरेशन हुआ, नेबुला बना। नेबुला इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो नेबुला बनने का और वहीं पे रुकने का, देखो क्या होता है, अगर कोई बम फूटेगा, जैसे आप टॉप टाइगर फोड़ रहे हो, दिवाली आने वाले टॉप टाइगर फोड़े, वो पूरा का पूरा बिखर जाता है, राइट। लेकिन अब ध्यान से सोचो कि एक बड़ा सा लोहे का बर्तन रख दो और उसके अंदर आप टॉप टाइगर डाल के फोड़ दो, तो अगर वो फूटेगा भी तो कहाँ पे रह जाएगा? पूरा का पूरा अंदर ही रह जाएगा उसके कंपोनेंट, यानी कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं जा पा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि अंतरिक्ष जो अपना वो है गैलेक्सी है, वो तो बहुत बड़ी है
है ना। तो यहाँ पर फैलना चाहिए था, यहाँ पर फैल क्यों नहीं रहा है, उसका बेसिक रीज़न है क्या, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये एक्सप्लोर तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक जगह पे बंधा रह गया, ठीक है, एक जगह पे रह गया, समझ में आया, और बन गया मिल्की वे। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय था माना जाता है 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, बी, समझ में आया। इतना समय लगा था एक बिग बैंग से एक अर्थ फॉर्म होने तक का, ठीक है, एक अर्थ बनने तक का समय है ये। यानी एक मिल्की वे में एक अर्थ ने इस तरीके से अपना फॉर्म लिया, ठीक है, इतने ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया, आया पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, यहाँ पे हमने सीखा दूसरा, तो अभी हमने क्या सीखा, अर्थ का फॉर्मेशन, है ना, अभी हमने क्या सीखा, अर्थ का फॉर्मेशन। अब अपन अर्थ के फॉर्मेशन के बाद क्या समझेंगे, हम अर्थ के फॉर्मेशन के बाद समझेंगे सबसे पहले क्या हुआ होगा, ध्यान से, अर्थ अगर फॉर्म हो भी गया तो अर्थ में कुछ तो चाहिए। अर्थ जब पहली बार बना था, क्या अर्थ में पहले से पानी था, पहले से ही पहाड़ थे, पहले से ही सब चीज़ प्रेजेंट था क्या, नहीं, सब धीरे धीरे बना होगा ना। हमने अभी पढ़ा कि जैसे अमीनो एसिड बन रहा है वैसे ही तो वाटर भी बने होंगे, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है, सिंपल कंपाउंड। ऐसा माना जाता है इस अर्थ में कुछ गैस पहले से प्रेजेंट थी, पहला हाइड्रोजन पहले से था, कार्बन पहले से थे, ठीक है, कार्बन पहले से थे इस अर्थ में। दूसरा क्या था, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन भी पहले से प्रेजेंट था। अगर मैं अभी आपको रेशियो बताऊं तो याद रखना, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला जो चीज़ है वो है कौन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ठीक है, इसके बाद कौन प्रेजेंट होता है, क्या आपको पता है, याद रखना, इसके बाद कार्बन, सबसे ज़्यादा गैस मिलती है वो कार्बन की मिलती है, उसके बाद हाइड्रोजन की मिलती है। तो यही वाला रेशियो है सबसे ज़्यादा मिलने का, ठीक है। लेकिन हमें इसका नीड नहीं है, एग्जाम्स के लिए नहीं है, याद रखना, बस समझने के लिए, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर ये गैस है, तो याद रखना, जैसे अभी हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, वैसे ही जब इस अर्थ में इलेक्ट्रिकल, यानी जब बादल क्या कर रहे थे, गरज रहे थे या फिर, है ना, तो एक स्पार्क जनरेट हो रहा था, राइट, स्पार्क जनरेट हो रहा था। तो हमने ऐसा माना कि हाइड्रोजन आयंस, यानी जब भी जैसे ही बिजली क्या होगी, कड़केगी, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन्स भी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, और दोनों मिलते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, एक वाटर, ठीक, वाटर फॉर्म होगा। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किए होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म किए होंगे, अमोनिया फॉर्म किए होंगे, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है ना, नाइट्रोजन प्लस वाटर मिलकर के NO2 फॉर्म किए, ठीक। फिर कार्बन प्लस N, दो मिलकर के साइनाइड फॉर्म कर दिए, नहीं, साइनाइड तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। वाटर फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, नाइट्रेट फॉर्म हो गया, अमोनिया फॉर्म हो गया। तो देखो ये बेसिक फॉर्म था। पांचवा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म किए होंगे, मीथेन फॉर्म कर दिए होंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरीके से पूरे के पूरे सिंपल कंपाउंड फॉर्म किए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करने के कारण, देखो बादल, बादल है और ये बादल है, ठीक है, दोनों बादल के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या निकलता है? क्या निकलता है? बिजली। और ये बिजली कहीं ना कहीं किससे टकराती है? मॉलिक्यूल से टकराती है। जैसे H2 से टकराया होगा, O2 से टकराया होगा, ठीक है, कार्बन से टकराया होगा, ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ टकराया होगा। और ये स्पार्क के कारण ये सब क्या हो गया, आपस में रिएक्शन करने लगे, और रिएक्शन के कारण क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना, और इसको बोलते हैं हम सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आया यहाँ तक? ठीक है। देखो, जब सिंपल कंपाउंड्स बार बार फॉर्म होने लगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा। जैसे दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के दोनों गैस क्या हुए, फॉर्म हुए। ठीक है। तो तीसरा कि जब ऐसा चीज़ हुआ, बार बार ये रिएक्शन कर रहे कंपाउंड, लेकिन देखो अगर कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे करके नीचे भी गिर जाएगा, यानी यहाँ ऊपर है तो ये पूरे के पूरे नीचे भी आएंगे। तो जब पूरे के पूरे वाटर यानी H2O नीचे आएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? ओशियन फॉर्म होगा, रिवर फॉर्म होगा, ठीक है, लेक फॉर्म होंगे, ठीक है, ऐसे अदर्स मटेरियल फॉर्म हुए। ठीक है, यानी ये बादल था, ये दूसरा बादल था, यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जब ये आपस में फ्रिक्शन हुआ, क्या हुआ? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट हुआ? ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन जनरेट हुआ, ये आपस में रिएक्ट किए और डिपॉजिट हुए वाटर, और ये पूरा का पूरा नीचे आकर डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से अपन का क्या हुआ, ओशियन फॉर्म हुआ। ठीक है, इस बात को समझे, इस बात को समझे। ठीक है, ऐसे ओशियन बना, ऐसे ही रिवर्स बने, ऐसे ही लेक्स बने, तो ये कंटिन्यू बनता चला गया। ठीक है, ठीक। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद याद रखो, फोर्थ अपन क्या समझेंगे, देखो ओशियन बन गया, और जब तक पानी नहीं बनता तब तक लाइफ भी ओरिजिन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, याद रखना, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा तो हम फॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुद किसके बने हैं? हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन कैसा होगा? सेम उसी तरीके से हुआ होगा, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। हाइड्रोकार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे ये लोग मिले होंगे तो क्या बना होगा? वाटर, क्या बना होगा? ग्लूकोज बना होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट बना होगा। क्या बना होगा? तो वैसे ही साइनाइड बना होगा। ठीक है, मीथेन तो था पहले से। ठीक है, इथीन बना होगा, H2O2, H2H4। ठीक है, इस तरीके से अदर मटेरियल आपके फॉर्म हुए, यानी कार्बन बेस्ड पूरे के पूरे जितने भी फॉर्म हो सकते थे इस अर्थ में। ठीक है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा लास्ट अपन पांचवा करके अपन इसको ख़त्म करते हैं। पांचवा अपन का था, ठीक है, पांचवा देखो, ये हुआ हाइड्रोकार्बन्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पांचवा अपन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, प्रोटीन, ठीक है, फैटी एसिड। अब ध्यान से देखना, तो देखो यहाँ पर प्रॉपर क्या बना होगा? नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
ठीक। और क्या बना, प्रोटीन। और क्या बना, फैटी एसिड। ये कैसा बनता है, अमोनिया एसिड वाला, ये दोनों कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, ठीक है। कभी देखियो कैसे दिखता है, ये फैटी एसिड कैसे दिखता है पता है, ये ग्लिसरॉल है ना। ठीक है, जब यहाँ से कार्बन चैन जुड़ता है तब ये बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैट कार्बन चैन। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब देखो ये सब फॉर्मेशन हो रहा है, आपको ये पता हुआ है कि हमारे बॉडी में जो दिख रहा है ये टिश्यूज़, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट के कारण होते हैं। दूसरा, इस टिश्यूज़ के अंदर जो लेयर है जिसके कारण फैट डेवलप होता है, दैट्स फैटी एसिड्स होते हैं वो। उसके बाद जो तुम्हारी बॉडी फंक्शंस कर रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो एंजाइम से होते हैं। एंजाइम किससे बनता है, तो एंजाइम प्रोटीन से बनता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से ये तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, तो ये हो गया पांचवा। लास्ट अपन पढ़ते हैं छठवां, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ। क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हुए। अब न्यूक्लिक एसिड्स कैसे फॉर्म हुए, तो न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म करने के लिए आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़े हुए हो क्या क्या होता है, तो वहाँ जा कर के देख लेना न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म होने के लिए अपने को चाहिए दो मेजर कंपाउंड। पहला था फॉस्फेट चाहिए था, दूसरा क्या था, राइबोस शुगर चाहिए था, तीसरा क्या था, नाइट्रोजन बेस चाहिए था। क्या था, नाइट्रोजन बेस। इनका फॉर्मेशन हुआ, वो आपस में फ्यूज हुए और क्या फॉर्म कर दिए, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म किए हैं, अब देखो यहाँ पे पूरा हमने क्या पढ़ा है, अगर ध्यान से अगर आपको नजर आएगा, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या नहीं पढ़ा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट का नाम नहीं लिया हमने। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक, यानी केमिकल फॉर्मेशंस। ठीक है, अभी तक हमने ये नहीं बात की कि एक ऑर्गेनिजम्स कैसे बने होंगे। ठीक है, याद रखना, अब अपन लिख रहे हैं बायोलॉजिकल फॉर्मेशन। याद रखना, केमिकल फॉर्मेशन यानी 20 बिलियन ईयर एगो से जो चलना चालू हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। यहाँ पे प्रॉपर अर्थ के अंदर आपका क्या बन चुका था, अर्थ, और अर्थ के अंदर फॉर्मेशन होने वाला था क्या से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। इस बीच पूरा का पूरा क्या चला, नेबुला फॉर्मेशन। ठीक है, यानी मिल्की वे फॉर्मेशन। यानी इस ईयर के आने के बाद सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ ना फिर से, देखो 3 बिलियन के बाद केमिकल फॉर्मेशन, प्रॉपर केमिकल फॉर्मेशन होने में 3.5 बिलियन ईयर अगो लगे। ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केमिकल फॉर्मेशन ही चल रहा था, यहाँ पे भी चल रहा था केमिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ आपको कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन चल रहा था। क्या चल रहा था, इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक
फॉर्मेशन, है ना। यहाँ से डेवलप हुआ बायोलॉजिकल फॉर्मेशन, और जब ये बायोलॉजिकल फॉर्मेशन डेवलप हुआ तो इस वजह से अपन इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक समझना। सर हो गया क्या?